हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग जो है सो फटाफट रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और इस फटाफट रिवीजन सीरीज में हम जो है सो बहुत ही मेहनत के बाद आपके सामने मजेदार कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। और ये प्रश्न आपके ऐसे है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके इस टाइप के प्रश्न यानी इस टाइप के प्रश्नों का पैटर्न आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पे जो है सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो है सो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ये सब करने के बाद आप लोग अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो है तो इसको बढ़ाइए। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि फटाफट रिवीजन सीरीज का जो आज का पहला प्रश्न है क्या रहने वाला उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला प्रश्न आज के फटाफट रिवीजन सीरीज का पहला प्रश्न ये आपका किस पे है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहां पर ये कह रहा है कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इसको सॉल्व करने से पहले एक जो है सो हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए और इसको जो है सो तब उस कंडीशन में जो मूलधन होगा वह 1/RT% का समानुपाती होगा। यह कहने का मतलब यह है कि RT% का रेसिप्रोकल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसका? RT% का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या? मूलधन। ये इसके कहने का मतलब। यहां पर यह कहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10, 12 और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यानी सबसे पहले यहां पर रेट दे रखा है, यानी तीनों योजनाओं का रेट दे रखा है। तो पहली योजना का रेट क्या है? तो आपका 10% है, दूसरी योजना का 12% है और तीसरी योजना का आपका 15% है। किसी को डाउट? कोई डाउट? पहली योजनाओं के लिए जो समय है वह दे रखा है 6 साल, दूसरी योजनाओं का जो समय सीमा है वह दे रखा है 10 साल और तीसरी योजनाओं का जो समय सीमा है वह दे रखा है 12 साल। यहां पर यह कह रहा है कि तीनों अपनी अपनी योजनाओं की समय सीमा की समाप्ति पर तीनों से जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट मिल रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि ब्याज कांस्टेंट हो तो मुझे बताओ मूलधन क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर RT% का रिवर्स कीजिए। तो सबसे पहले इसका RT% 60 होगा, तो यानी मूलधन 1/60 बन जाए इससे। उसके बाद यहां पर क्या इसका जो RT% कितना होगा? 12 × 10 120 बनेगा। इसका कितना हो जाएगा? 1/120 मूलधन बनेगा। और इसका 15 × 12 180 बनेगा, तो 1/180। अब आपको करना क्या है? यानी 60, 120 और 180 का एलसीएम ले। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो अगर मैं 360 में 60 से भाग दूं, यहां से बन जाएगा 6 और यहां से बन जाएगा आपका 3 और यहां से बन जाएगा आपका 2। ये रहा आपका मूलधन का रेशियो 6:3:2, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट दिख रहा है आपको बी में। चलिए, ये क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया। यहां पर आपको इस बात को लिखने की बात है। ये रहा इसका कंसेप्ट और ये रहा उस पर आधारित प्रश्न जो मैंने आपके सामने सॉल्व।
चलिए अब हम जो है सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए क्या रहे। इसमें यह कहा है, इसको ध्यान से पहले पढ़िए, फिर इसकी गहराई को समझिए, उसके बाद अगर इसकी गहराई समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसमें यह कहा है मेरे मित्र, इसमें यह कहा है कि एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ, यानी कोई एक वस्तु है, मान लीजिए यह एक वस्तु है, इसको हम दो व्यक्तियों को क्रमागत लाभ पर बेचेंगे, यानी पहले व्यक्ति पर कुछ लाभ ले लेंगे, उसके बाद वह व्यक्ति उसको कुछ लाभ पर उसको जो बेचेगा, तो इस प्रकार से टोटल जो लाभ हो रहा है, यानी क्रमागत हो रही है, यानी टोटल जो लाभ हो रहा है, तो इस प्रकार से जो आपका टोटल जो लाभ हो रहा है, तो इस प्रकार से आपका टोटल जो लाभ हो रहा है वो कितना है, 38% है, यानी कि कुल लाभ आपका 38% है। अगर आपको क्रमागत लाभ अगर दे दे, मान लो पहला लाभ x% है, दूसरा लाभ आपका y% है, तो क्रमागत लाभ होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट लाभ होगा, इसका समतुल्य जो लाभ होगा वह कितना हो जाएगा, x प्लस xy बट्टा 100%। ये आपका हो गया क्रमागत लाभ का समतुल्य लाभ, यानी इक्विवेलेंट आपका प्रॉफिट। तो जो यह किसके बराबर है, तो 38% के बराबर। यहां पर यह कह रहा है कि पहला जो लाभ है, यहां पर यह कह रहा है कि पहला लाभ आपका 15%, मतलब x का मान दे रखा है 15%। अब यहां पर ध्यान से देखो कि y का मान मैं क्या लूं कि इसको सॉल्व करने पर 38% आ जाए। यहां पर यह कह रहा है कि अब मैं y का मान क्या लूं, यानी दूसरा लाभ इसका क्या बनेगा, यानी दूसरे व्यक्ति को जो बेचेगा उसको कितने % के लाभ पर बेचेगा, ये पूरा सॉल्व करने पर 38%। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन का सहारा ले लो। अगर मैं सबसे पहला ऑप्शन लेता हूं, कितना है, तो 12% है, तो 15 12 27 ही बनेगा, जो 38 के तो निकटतम नहीं है, तो फिर 15 × 12 180 1.8 यानी 28.8 ही हुआ। लेकिन हमको चाहिए 38, तो यानी दूसरा ऑप्शन उठा लो, कितना है 20। तो अगर मैं ध्यान से अगर देखूं, मैंने दूसरा ऑप्शन लिया 20, यानी 15 और 20 कितना बनेगा, 35 बनेगा, और फिर 15 × 20 कितना, 15 × 20 300 बट्टा आपका 100, यहां से बनेगा 3, तो 35 प्लस 3 आपका कितना आ गया, 38%। क्या लेने पर, तो 20 लेने पर। तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन इसका बन जाएगा बी, आपका राइट आंसर बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो मैं आपके सामने जो प्रश्न जो है सो लेके आता हूं ना, सारे के सारे प्रश्न, मजेदार प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूं। ये इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, इसकी भावनाओं को सोचिए, तो इसकी भावनाओं को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले आपको मैथ्स ये क्वेश्चन इसको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। जब तक इसको महसूस नहीं करोगे, जब तक इसको फील नहीं करोगे, तब तक मैथ्स जो है सो जल्दी बात समझ में नहीं आएगी। जो चीज अगर मुझे सीखना है ना, तो उस पर मुझे समय देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला। आइए यहां पर यह कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों ए बी और सी समानांतर श्रेणी में है। यहां पर यह कह रहा है
एक त्रिभुज के कोनों कौन कौन है, ए बी और सी समानांतर श्रेणी में है। तो ध्यान से हम देख रहे हैं, इस पे हम एक त्रिभुज खींच ले रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो यानी इसका कोण ए है, इसका कोण बी है और इसका कोण सी है। यहां पर ये कह रहा है कि कोण ए बी और सी तीनों किसमें, तो समानांतर श्रेणी, यानी आपका ये तीनों के तीनों किसमें है, तो समानांतर श्रेणी यानी एपी में। बात खत्म। अगर तीनों समांतर श्रेणी में है तो इसके बीच का डिफरेंस और फिर इसके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। तो बी में से ए घटाएंगे, बी में से ए घटाएंगे, फिर सी में से बी घटाएंगे, दोनों का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बी इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। बताओ किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या है, ए बी और सी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण है। ए बी और सी क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण है। तो और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपको होगा सर 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ ए सी है, अगर मैं बी जोड़ दूं इधर और इधर भी बी जोड़ दूं, तो अगर मैंने दोनों तरफ b जोड़ दिया तो इधर बना 3b और इधर बना a प्लस b प्लस c, तीनों का मान 180 डिग्री। यहां से b का मान कितना जो है निकल के आएगा, तो b का मान आपका 60 डिग्री निकल के आएगा। तो ये कोण मैंने निकाला कितना, 60 डिग्री। अब की बार उसने ये कहा है कि एम बीसी पर एक ऐसा बिंदु है, ये बिंदु एम है जो बीसी पर स्थित है, इसको यहां से मिलाने पर ये आपका लंब हो जाता है, यानी 90 डिग्री बन जाता है, ये 90 डिग्री। अगर आप त्रिभुज ए एम बी में ध्यान से देखो, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, तो मेरे मित्र ये तीसरा कोण कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर ये तीसरा कोण 30 डिग्री बन जाएगा। बताओ किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमको पूछा है बी एम बट्टा ए बी, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहां पर बी एम बट्टा ए बी। तो सबसे पहले मुझे बताइए बी एम और ए बी किस त्रिभुज में है, तो यानी बी एम यहां पर है, इस त्रिभुज में है, और फिर ए बी आपका यहां पर है, यानी बी एम और ए बी आपका किस त्रिभुज में है, तो ए एम बी, यानी राइट एंगल ए एम बी में है। इसमें है ए एम बी में है बी एम और ए बी। तो ध्यान से आप देखिएगा, जो ए बी है वह 90 डिग्री के सामने, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। यानी यहां पर देख रहे हैं कि इस राइट एंगल में ए बी है जो हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री के सामने कौन सा होती है साइड, तो वो हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। और ये बी एम जो है इस कोण के सामने है, 30 डिग्री के सामने है। तो अगर 30 डिग्री के सामने हो जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा लंब। तो ध्यान से आप देखिए बी एम परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है किस कोण के लिए, आपका जो 30 डिग्री के लिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या संबंध होता है, तो आपको कहोगे सर साइन का संबंध होता है। लेकिन यहां पर कितने डिग्री का मत होगा, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। तो बात खत्म, साइन 30 1/2। यहां से हमारा निकल के आ गया बी एम बट्टा ए बी का मान कितना निकल के आ गया, 1/2 आपका निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको यहां पर दिख रहा है। बात समझ गए, बात की गहराई को समझे, बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है, इसको आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में कमेंट आप लोग कर दीजिए। सबसे पहले थोड़ी देर इसको रोक लीजिएगा, मतलब वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी। ये रहा आपका प्रश्न, पहले इसको पढ़िए, समझिए, इसकी गहराई को समझिए, इस प्रश्न को फील कीजिए,
महसूस कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए कि मान लीजिए 6.5 लाख में दोनों कारों आप ही ने खरीदा, ऐसे इसको महसूस करके बनाइए। इसको जीना होगा, मैथ्स को सीखने के लिए मैथ्स को जीना होगा। तो यानी इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहां पर क्या है, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है इसको आप लोग समझना होगा, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना होगा। जल्दी बताइएगा, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। क्या क्या आंसर आएगा जल्दी बताइएगा। यहां पर ये कह रहा है, पहले इसको पढ़िए, इसको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना होगा क्या होगा। यहां पर ये कह रहा है कि टोनी 6.5 लाख रुपए की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। 2 कार ए और बी जो है 6.5 लाख रुपया में खरीदता है। अब की बार वह कह रहा है कि वह कार ए को 20% लाभ पर और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर विक्रय मूल्य समान है। तो यहां पर क्या है, आपका सेलिंग प्राइस समान है यानी सेम है, यानी सेम का अर्थ है दोनों का सेलिंग प्राइस अगर बात करें तो वह कांस्टेंट है, नियत है। बात खत्म। यहां पर ध्यान से अगर मैं देखूं, यानी पहला कार ए दूसरा कार बी, इस कार को 20% के लाभ पर, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 120% बनेगा। बोलो हाँ या ना। यानी उस कार का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 120% पे सेल करेगा कार के। उसके बाद है दूसरे को 25% की हानि पर तो बेचे कितना में, तो आप कहोगे सर 75% में उसको बेचेगा। यानी इसका जो कार बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके 75% पे सेल करे। लेकिन यहां मजे की बात ये है मेरे मित्र, ये जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है। तो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस जो ही अगर सेम हो जाए तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस होगा इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रिवर्स जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 2 है तो 2 का रिवर्स निकालने के लिए इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात खत्म। तो ये आपका 75 इधर आ जाएगा और ये 120 आपका इधर आ जाएगा। 5 से काटेंगे ये बचेगा 15 और ये आपका हो जाएगा 24। यानी दोनों कारें ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो रेशियो है 15:24 है। अगर दोनों को मिला दिया जाए कॉस्ट प्राइस तो ये आपका रेशियो 39 बन जाए। और यह रेशियो 39 क्या है, तो ए और बी दोनों कारों का कॉस्ट प्राइस है जो किसके बराबर है, तो कहोगे सर 6.5 लाख के बराबर। बात खत्म। अब आपसे पूछा है कि कार ए का जो कॉस्ट प्राइस है कितना होगा, तो ध्यान से आप देख रहे हैं 15 रेशियो 15। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो रेशियो 39 का मान है 6.5 लाख, तो रेशियो 1 का मान 6.5 लाख बट्टा 39 होगा। आप बिल्कुल बोलोगे तो 15 यूनिट का मान क्या होगा, 6.5 लाख बट्टा 39 इंटू 15, तो यानी 15 इंटू कितना हो जाएगा 6.5 लाख बट्टा आपका 39। ये 3 से कटेगा तो 3 से ये हो जाएगा 5 और ये 3 से आपका हो जाएगा 3 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सर। अब ये 13 से 65 कटेगा, ये हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 कितना बनेगा 25 और ये 25 पे 4 शून्य का मतलब हो गया 2.5 लाख रुपया। यानी कार ए का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 2.5 लाख रुपया है। तो दोनों कारों का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 6.5 लाख रुपया था, जबकि कार ए का 2.5 लाख है तो कार बी का कितना हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो बताइए किसी को दिक्कत कोई समस्या, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, कार ए और कार बी का जो कॉस्ट प्राइस पूछा, क्रय मूल्य पूछा, तो एक का 2.5 लाख दूसरा का 4 लाख। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पर 2 ऑप्शन है बी और डी। तो यानी सबसे पहले किसका पूछा है, सबसे पहले हमारे पास यानी पी डी ने, हाँ तो हमारे पास सबसे पहला यहां पर जो है सो क्या
आइए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? डी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। बात आ रही है, इसकी गहराई को आप लोगों ने समझने की कोशिश की। जब तक ये भैया मैथ्स है, मैथ्स आपको समझना पड़ेगा तब जाके बात। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके सामने, इसको पढ़िए। अब मैं इसे हटा दूं, कुछ लोग इसका हाँ ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले जो है लीजिए, इसके साथ प्रश्न के साथ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ये जो प्रश्न है, ये जो मोहब्बत है, इसको आपको बताना है। चलिए ये प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए यहां पर यह कह रहा है कि यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ। अब ये बताओ कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बावजूद भी लाभ उसको हो रहा है। तो अगर अंकित मूल्य पर छूट देने के बावजूद भी अगर उसे लाभ हो तो उसके जो है लिए एक रिलेशन होता है, किसमें? सीपी और एमपी में। तब छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो तो सीपी एमपी में रिलेशन होता है, क्या होता है? 100 माइनस डी और अनुपात 100 प्लस पी। अगर लाभ होगा तो प्लस पी, अगर हानि होगा तो माइनस एल। बात खत्म। ये आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन, इसको आपको जो है सो लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए ये। और इस पर आपको ज्यादातर सभी के सभी एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहां से आया, कैसे हुआ, इसमें ज्यादा जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आपको संघर्ष बैच में जब जो आपका कंसेप्ट का क्लास चलता उसमें मैं बताता हूं। तो ये तो आपका रिवीजन का, रिवीजन से नाम आ गया फटाफट रिवीजन सीरीज। इसमें फटाफट आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप लोग रिवीजन करके फटाफट आपको आंसर देना है सॉल्व करके। आ रही बात। चलिए इसको आप लोग, ये रिलेशन होता है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जल्दी सॉल्व करने के लिए। चलिए यहां पर ये कह रहा है कि 20% की छूट दे रहा है, तो यहां पर डी का मान कितना है? 20 होगा, तो 100 माइनस 20 का मतलब हो गया 80। और उसके बाद उसको लाभ हो रहा है 20%, तो लाभ है 20, तो 100 प्लस 20 मतलब 120। भैया इसको रेशियो बनाना है तो 2:3 बन जाएगा 40 से कम। आ गई बात। अब की बार ये कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी हाँ, जहां पर देख रहे हैं अंकित मूल्य 3 और क्रय मूल्य 2, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। कहां से? 2 से। तो 100 पे कितना हो? आप कहोगे सर 50%। कितना आएगा मेरे मित्र? 50%। मेरे मित्रों कितना आंसर आएगा? 50%। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बात समझ में आ गई। ये जो कंसेप्ट है इसको आप लोगों को मुझे लगता है नोट कर लेना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोला है कि आप लोग नोटबुक साथ में लेके बैठिए, ताकि जो नए नए कंसेप्ट जो होंगे उसको आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे और उसको लिख भी लेंगे, है ना। आइए इसी पर आधारित, और उसके बाद अभी तक भैया लाइक नहीं कर रखे हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं कर रखे हो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। यानी आप क्या है, अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। इससे आपका सबका वैल्यू बढ़ता है ना। वो भी सोचेगा वाह क्या बंदा है जो मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें सेंड करता है, शेयर करता है, मुझे उसका जो इंफॉर्मेशन देता है, वह भी आपके जो है सो सबकी हम सब मतलब वह भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, है ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तभी आपके लिए कोई अच्छा सोचने वाला होगा। अगर आप ही नहीं सोचोगे तो कोई और क्यों सोचेगा भैया, दुनिया मतलबी है। चलिए बात खत्म। इस प्रश्न को
सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। और इसमें जो है सो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, तो इसमें एक दो चीज मैं आपको बता दूं। वो एक दो चीज क्या है मैं उसको आपके सामने डिस्कस कर दूं। आइए तो आप लोग इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश की, तब तक मैं थोड़ी से पानी पी लेता हूं। भैया हो गया? अरे पी लिए, बिल्कुल हम भी पी लिए, आप लोगों को भी पीना है तो पी सकते हो। चलिए यहां पर यह है कि मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि अगर दूरी को कांस्टेंट किया जाए, अगर दूरी को कांस्टेंट किया जाए तो स्पीड जो होगा वह टाइम का रेसिप्रोकल होगा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब दूरी कांस्टेंट होगा तब। या तो स्पीड जो है सो टाइम का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या टाइम जो होगा वह स्पीड का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात खत्म। दूसरी बात, अगर यहां पर देख लो कि अगर समय यानी टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, यदि समय को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, या डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड बन जाएगा। यानी जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में आपका दूरी होगा, या जिस रेशियो में आपका डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में स्पीड होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तब। अब ये तीसरी बात है कि अगर स्पीड को अगर कांस्टेंट कर दे, और यह रेयर केस में आपका होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मुझे बताइए दूरी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर दोनों कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट है तो अगर समय ज्यादा लगेगा तो दूरी ज्यादा कवर करेगा भैया, अगर समय कम लगेगा तो कम दूरी कवर करेगा। आ रही है बात? ये तीन चीज आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में सीखनी, अगर तीनों अगर जान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है टाइम स्पीड डिस्टेंस। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसके प्रश्न को जो आपको यहां पर दे रखा है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें आगरा से कलकत्ता के लिए क्रमशः 9 बजे और 9:30 बजे पर रवाना होती है। भैया देख लो क्या है, ये हम मान लेते हैं आगरा से कलकत्ता के बीच की दूरी। ये बिंदु आगरा है, AGRA गए हो आगरा भैया। आगरा किस लिए गए हो आप लोग? आगरे का पागल खाना गए हो क्या? चलिए ये रहा कलकत्ता, है ना, कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता है। उसके बाद ध्यान से आप देखिए यहां पर कोई एक ट्रेन है जो 9 बजे यहां से चलती है। किस स्पीड से? तो आप देखोगे सर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहली ट्रेन आगरा से कलकत्ता के लिए 9 बजे आगरा से खुली। 9 बजे किस स्पीड से? 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन 9:30 बजे खुलती। ध्यान से आप देखिएगा, दूसरी ट्रेन कहां से? तो आगरा से 9:30 बजे कलकत्ता के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुली। तो सबसे पहले यह बताओ, अगर यह 9:30 बजे यहां से खुलेगी तो भैया 9:30 बजे तक तो ये तो कुछ दूरी कवर कर चुकी होगी ना। मान लो यहां तक जो है सो आप पहुंचा होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां तक 9:30 बजे जो पहली ट्रेन है कुछ दूरी कवर करके यहां तक आप पहुंचा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर आप पहुंचा होगा। तो बताओ कि यह जो है पहली ट्रेन आधे घंटे में कितनी दूरी कवर किया होगा? इसका स्पीड है 240, मतलब 1 घंटा में पहली ट्रेन
240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर चुका होगा? 120 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी निकल के आ गया 120 किलोमीटर। बात खत्म। उसके बाद 9:30 बजे अब यह जो है यहां से चलना शुरू करेगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये 9:30 बजे कहां से? तो आगरा से चलना शुरू करेगा। दोनों यहां से चलना, ये यहां से दोनों का समय सेम है, यानी किसी एक निश्चित बिंदु पे जाके आगे मिल जाएगी। यहां पे दोनों का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। दोनों का मिलन हो जाएगा। भैया ध्यान से देखो, मिलन कैसे होगा? इसका स्पीड है कम, इसका स्पीड है ज्यादा, तो यानी इसके बीच का जो दूरी का गैप है, इस दूरी के गैप को अगर कवर कर लेगा तो मिल लेगा। तो इसका मतलब है कि जितने समय में ये यहां से यहां मिलन बिंदु तक पहुंचता होगा, उतना ही समय में ये यहां से यहां तक पहुंचता होगा। तो देख रहे हैं दोनों कंडीशन में क्या हमें दिख रहा है कि टाइम यहां पर कांस्टेंट दिख रहा है मेरे मित्र। दोनों कंडीशन में यहां पे टाइम कांस्टेंट दिख रहा है। तो जो भी अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप देख लीजिए, जो धीमी वाली है उसका स्पीड क्या है? तो 240 है। जो स्पीड है ये, तो इसका स्पीड क्या है? इसका है आपका 300। यहां देख रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट है, तो मैंने दूसरा बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो दूरी स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस रेशियो में स्पीड होता है उसी रेशियो में आपका दूरी होगा। तो भैया इसका रेशियो बनाओ तो ये आपका हो जाएगा 6 चौक 40, 6 पचे 30। इसका मतलब है कि ये यहां से यहां कितना दूरी कवर करेगा? 4 यूनिट। और ये जो है ये यहां से यहां तक कितना दूरी कवर करेगा? तो 5 यूनिट। बात खत्म। इसका मतलब है ये दूरी है 4 यूनिट, और उसके बाद यहां से यहां है 5 यूनिट। इसका मतलब हो गया ये दूरी होगा 1 यूनिट। बोलो हाँ या ना? यहां पर अब आपके सामने क्या दे रखा है? तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा हो कि एक यूनिट का मान कितना है? 120 किलोमीटर। यानी 1 यूनिट का दूरी है जो 120 किलोमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी? मतलब जो है सो आगरा से मिलन बिंदु की बीच की दूरी ये 4 यूनिट और ये 1 यूनिट, यानी 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर। कितना होगा? 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा। अरे बताइए, समझ गए? इस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ गए? ये क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, इसको आप लोग अच्छे समझ गए? बिल्कुल, मैंने बढ़िया से इसको समझाने की कोशिश की। अगर आप इसमें रेशियो नहीं लगाना चाहते हो तो वह समय जो है सो निकाल लो, कितने समय में मिला होगा। मिलन का समय भी आप जो है निकाल लो। तो भैया यहां पर अब आप देख रहे हो, अगर इतना चीज अगर आप जो रेशियो में नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा अप्रोच आपका इसका क्या हो जाएगा? तो मैं इधर जो लिखता हूं, इधर, तो आपका इधर। इसका दूसरा अप्रोच अगर मैं ध्यान से देखूं, सेकेंड अप्रोच अगर मैं ध्यान से अगर इसको पढ़ूं, तो उस मिलन का समय हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कितने समय में मिलेगा? तो सबसे पहले ये बताओ, ये इसको पकड़ेगा, यहाँ पे कितना दूरी कवर करेगा? तो भैया इसके बीच का दूरी कितना? 120 किलोमीटर। तो अगर यह 120 किलोमीटर की दूरी कवर कर ले तो भैया आराम से मिल पाएगा, क्योंकि इसके बीच का रिलेटिव जो डिस्टेंस है, जो इसका सापेक्षिक दूरी है, वह 120 किलोमीटर। तो भैया यह 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से कवर करेगा? तो अगर ये भी 240, अगर ये भी 240 की चाल जाए, अगर दोनों 240 के स्पीड से जाए तो दोनों का बीच का दूरी हमेशा बराबर बना रहेगा। तो भैया वह 120 किलोमीटर की दूरी किससे, तो कितना ज्यादा? तो आप कहोगे सर 60 ज्यादा। वो 60 की चाल से जो होगा 120 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। मतलब इसका रिलेटिव स्पीड कितना?
इससे कट के आपका आ गया 2 घंटा, यानी मिलने का जो समय है वह आपका आ गया 2 घंटा। 2 घंटा में मिल पाएगा। तो मुझे बताओ, ये यहां 9:30 बजे चला और ये 11:30 बजे मिल गया 2 घंटा में, कितना दूरी तय किया? तो आपका जो दूरी जो है सो निकल के आएगा। हाँ, तो यह आदमी यहां से यहां तक 2 घंटा में तय, 4 से 300 के 4 से इंटू 300 हो गया आपका कितना दूरी? तो 600 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा। यानी इससे भी सॉल्व कर सकते हो इससे। तो ये थोड़ी सी आसान है, लेकिन इसमें लगेगा रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। ये भी कंसेप्ट हम जो है संघर्ष बैच में आप लोगों को बताएंगे, है ना। ये कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में सब लोग हम चर्चा करेंगे। तो ये बात आप समझ गए। चलिए, आपका यहीं तक अंतिम प्रश्न था। ये हमने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया। तो उसके बाद अगर आप लोगों को यहां तक ये क्लास अगर अच्छी जो है सो लगी होगी तो एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को बताइएगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं वो सब प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।